तो आज बच्चों हम लोग आज की लाइव क्लास स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लोग देखेंगे हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसके लेखन से संबंधित पूरे 101 क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं, जो कि हिंदी से सब्जेक्ट से संबंधित किसी भी तैयारी करने वालों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है। सभी पेपरों के लिए नेट हमने जीआरएफ के लेवल का क्वेश्चन बनाया है, तो उसमें सभी आ जाएंगे। टोटल 101 क्वेश्चन हैं जो कि बहुत ही बेहतरीन है और कॉम्पिटिटिव तैयारी के लिए एकदम बढ़िया क्वेश्चन हमने लगा के रखे हैं। और देखते हैं, हम लोग एक तरफ शुरू करते हैं। ठीक है, एक तरफ से हम लोग शुरू करेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर अब शुरू करते हैं। पहला क्या कह रहा है, हिंदी साहित्य लेखन के लिए इतिहास दर्शन यहाँ शब्द है, इसको हाईलाइट करेंगे। इतिहास दर्शन जो है, ठीक है, इतिहास दर्शन की जो संज्ञा का प्रयोग किस विद्वान ने किया था? तो विद्वान का अगर नाम पूछा जाए तो वो थे वोल्टेयर। क्या नाम था उनका? वोल्टेयर नाम था। ठीक है, तो यहाँ पे पहले से ट्रिक लग चुका है, तो सभी में ऐसा नहीं, कुछ इस वाले इतिहास वाले में लग गया है। तो वोल्टेयर एक ऐसे वैज्ञानिक थे जिन्होंने जब हिंदी साहित्य इतिहास का लेखन प्रारंभ हो रहा था तो उन्होंने इसका नाम इतिहास दर्शन रखा था। क्या नाम रखा था? इतिहास दर्शन। यानी ये वो चीज़ें जो हमको पीछे का दर्शन करा रही हैं, पीछे क्या हुआ था। ठीक है, अब आ जाते हैं। दूसरा क्या है, कह रहा है कि ये कथन किसका है? जबकि प्रत्येक देश का साहित्य वहाँ की जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब होता है, और तब यह निश्चित है कि जनता की चित्तवृत्ति के परिवर्तन के साथ साहित्य के स्वरूप में भी परिवर्तन होता चला जाता है। आदि से अंत तक इन्हीं चित्तवृत्तियों की परंपरा को परखते हुए साहित्य परंपरा के साथ उसका सामंजस्य दिखाना ही साहित्य का इतिहास है या कहलाता है। इतना बढ़िया जो व्याख्या है, परिभाषा जो है वो हिंदी कह रहा साहित्य इतिहास के संबंध में उपयुक्त कथन किसका है? तो सभी जानते हैं कि बढ़िया जो व्याख्या देने वाले थे वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। ये विधेयवादी सिद्धांत से थे। ठीक है, हमारे लेखन परंपरा जो है 4 प्रकार की होती है, उसमें से हमारा ये चौथी कैटेगरी का है। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। नेक्स्ट फिर कह रहा है कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन का सर्वप्रथम प्रयास किस विद्वान ने किया गया था? सभी जानते हैं गारसा दत्त तासी ने किया था। और गारसा दत्त तासी ने जब किया था तो इन्होंने जो किया था, इनका वर्णमाला क्रम के यानी अल्फ़ाबेट के अनुसार था। ठीक है, इसमें काल से नहीं मतलब कि कौन बाद में है कौन पहले हैं, उससे नहीं मतलब। ठीक है, जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए कहा जाए तुलसीदास पहले रहे हैं, ठीक है, तो और केशवदास जो है बाद में है, लेकिन केशवदास के से हैं तो उनको पहले रख दिया इन्होंने और तुलसीदास जी को बाद में रख दिया, तो इससे मतलब था। ठीक है, और इनका जो ग्रंथ था उसका नाम क्या था? उसका नाम था, अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, इस्तवार द ला लिटरेट्यूर एंदुई हिंदुस्तानी नाम था इसका। हिंदुस्तानी का मतलब हो गया हिंदुस्तानी, ठीक है, और एंदुई का मतलब हो गया हिंदवी, जिसका मतलब था हिंदी साहित्य का इतिहास। ठीक है, और ये किस भाषा में है? ये है फ्रेंच भाषा। कौन सी भाषा है? फ्रेंच भाषा है। और लिटरेट्यूर का मतलब हो गया लिटरेचर, वही साहित्य से मतलब है। ठीक है, ये फ्रेंच भाषा से लिया गया। यही गारसा द तासी ने लिखा था और फ्रेंच भाषा में लिखा था। ये फ्रेंच विद्वान थे। ठीक है, आगे चलते हैं। समझ में आ रही? आगे ला सवाल 5वां वही है, इस्तवार द लिटरेट्यूर एंदु हिंदुस्तानी नामक इतिहास ग्रंथ किसने लिखा था? तो गारसा द तासी ने। हमने पहले कह दिया कि सभी एक दूसरे से संबंधित हैं, तो कोई दिक्कत ही नहीं है, सभी एक दूसरे से संबंधित। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन हमारे सामने कौन सा हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 6। ठीक है, क्या कर रहा है? केवल अतीत ही वर्तमान को प्रभावित नहीं करता, वर्तमान भी अतीत को प्रभावित करता है। इतिहास लेखन के प्रयोजन के संदर्भ में यह युक्ति किसकी है? तो ये थे हमारे T.S. इलियट। तो ये किसने कहा था? ये इलियट ने कहा था। ध्यान रखना है, किसने कहा था? इलियट ने कहा था कि हमारा जो भी साहित्य होता है तो पिछले का जो होता है, जो वर्तमान, ये चीज़ ध्यान रखना है कि जो हमारा जो है वर्तमान जो है वह पिछले से प्रभावित हुआ, अतीत से प्रभावित केवल हुआ है। यही बात तो नहीं केवल सही है, ठीक है, क्योंकि हम जो वर्तमान में जो भी इस समय कर रहे हैं वो भी हमारा क्या है, वो भी उससे हमारा अतीत का पता लगाया जा सकता है कि अतीत में क्या है। मतलब हम वर्तमान भी अतीत को प्रभावित कर सकता है, जो पुराने में बीता है। ठीक है,
उसमें बदलाव किए जा सकते हैं, सुधार किए जा सकते हैं या उसका प्रभाव पड़ेगा, इलियट ने कहा था। अब आ जाते हैं सन, ये देखो बढ़िया क्वेश्चन हो गया, ग्रियर्सन संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 7, सन 1888 ईस्वी में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल, ये पत्रिका थी, ठीक है। कहाँ, नाम से समझ जाओ, बंगाल में पत्रिका छपती थी। तो एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की जो पत्रिका है, इसके विशेष अंक में हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ प्रकाशित हुआ था। करा किस इतिहास ग्रंथ का प्रकाशन हुआ था? तो ये जॉर्ज ग्रियर्सन का था और उसका नाम था द मॉडर्न वर्नाक्यूलर ऑफ हिंदुस्तान। द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान नाम था। और ये किसका है? ग्रियर्सन का है, ध्यान रखना है। और इनके में भी काल विभाजन नहीं था, ये भी वर्ण के अनुसार ही था। वर्ण जो वर्णमाला होता है, ये अल्फ़ाबेट, उसी के अनुसार ही इनका भी था। और इनका जो है, जो इतिहास है, इतिहास ग्रंथ है, ये 1988 में सबसे पहले जो है ये विशेष अंक के रूप में यही छपा था, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल में। आगे चलते हैं। कह रहा ग्रियर्सन के इतिहास के विषय में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं? ठीक है, तो ग्रंथ को कालखंडों में विभक्त किया गया था, एकदम सही है ये। कह रहा प्रत्येक अध्याय काल विशेष का सूचक है, भी ठीक है। इस ग्रंथ में आधार स्रोतों का उल्लेख भी किया गया है। काल विभाजन नहीं किया गया। देखो, काल विभाजन तो किया गया है, ठीक है। अभी पहले देखो हो गया यहाँ पे शुरू में कि काल विभाजन, तो बिना काल विभाजन के काम ही नहीं चलेगा। अब विभाजन किस हिसाब से करें वो अलग चीज़ है। तो यहाँ पर यही कथन सही नहीं है। काल विभाजन यहाँ हुआ है, पहला सही हो गया तो चौथा कैसे हो जाएगा? ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 84 वैष्णव की वार्ता, देखो जब शुरू हुआ था ना, उसके पहले ही 200 वैष्णव की वार्ता, ठीक है, भक्तमाल आदि निम्नलिखित में से किस तत्व के अभाव के कारण साहित्य का, देखो क्यों इनका इतिहास नहीं माना जाता है? क्योंकि इसमें केवल नाम का वर्णन किया गया था। केवल हमारा इसमें लेखकों और कवि जो थे, जो साहित्यकार थे, इसमें 84 वैष्णव की वार्ता, 252 वैष्णव की वार्ता, भक्तमाल, इस सभी का इसलिए क्योंकि इसमें केवल नाम दिए गए थे। उन नाम के अनुसार उनका काल में बंटवारा नहीं किया गया था। उस युग का क्या क्या सामाजिक व्यवस्था थी वो नहीं दर्शाया गया था। और भी जो भी है, केवल नाम दिया गया था, ठीक है। तो कह रहा है किस अभाव के कारण साहित्य का इतिहास नहीं माना जाता? पहला कह रहा है कालक्रम, तो ये तो सही है। दूसरा कह रहा है योगिन चेतना, तो योगिन चेतना भी इसमें नहीं थी। प्रवृत्ति विश्लेषण भी नहीं था, ठीक है। तो इन तीनों के अभाव के कारण ऐसा हुआ, ठीक है। केवल नाम दिया गया था, इन्होंने जो नाम लिखा गया ना 84 वैष्णव, तो 84 लोगों के नाम दिए गए। 252 में 252 लोगों का, तो केवल नाम दिया गया था इसमें, और कुछ डाटा हमें इसमें नहीं मिलता है। आगे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। चलो, कह रहा द मॉडर्न वर्नाक्यूलर, थोड़ा सा देख लीजिए इसमें, ठीक है। हाँ, द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, इतिहास ग्रंथ के लेखक है, अभी पहले बता दिया, जॉर्ज ग्रियर्सन है। अगला देखेंगे, गारसा दत्ता से लिखित हिंदी साहित्य इतिहास के विषय के कौन सा कथन असत्य? देखो, गारसा दत्तासी में कह रहा, देखो गारसा दत्तासी का जो इतिहास था हमारा, ठीक है, वो अभी जस्ट हम लोग पढ़े थे, ठीक है। इस्तवार दा ली लिटरेट्यूर एदोई हिंदुस्तानी नाम था उसका। वो 2 भागों में प्रकाशन हुआ था, पर दूसरा भाग जो था वो 3 भागों में बट गया था, ठीक है। तो पहले भाग का प्रकाशन जो था वह 1839 में हुआ था, एकदम सही है। और दूसरा भाग जो है वो 1847 में हुआ था, ठीक है, हो गया। उसके बाद इसमें जो अभी हमने बता दिया, इसमें जो कवियों की सूची थी अंग्रेजी वर्णमाला के प्रयोग के अनुसार, और उसी के अनुसार इसका काल विभाजन किया गया था। अभी पहले बता दिया हमने, वर्णमाला के अनुसार क्लियर कर देता अभी। उसके बाद देखो, हिंदी साहित्य इतिहास लिखने का यह प्रथम प्रयास सब तरह से संपूर्ण इतिहास ग्रंथ का उदाहरण प्रस्तुत करता है, कतई गलत है ये तो। आगे देख लेते हैं, इसमें हिंदी तर भाषा कवियों का भी घालमेल था। हाँ, एकदम बिल्कुल घालमेल था, कह तो दिए इसमें। जब हमारा वर्णमाला के हिसाब से हो गया तो घालमेल, इसमें उर्दू और हिंदी दोनों के थे, घालमेल हो गया था इसमें कवियों का। तो ये घ वाला भी सही है। तो गलत कौन हुआ? ये कहीं से भी उदाहरण के लायक नहीं है, ठीक है। ये बस प्रारंभ का प्रयास किया गया, लेकिन इसमें सब तरफ से संपूर्ण उदाहरण प्रस्तुत नहीं किए गए थे, ठीक है। तो असत्य कथन कौन सा हो जाएगा? ये ग वाला हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा के प्रवर्तन का श्रेय किसको जाता है? देखो, प्रवर्तन का यानी प्रारंभ करने का श्रेय तो इन्हीं को जाता है, गारसा दत्तासी को ही जाता है। पर इनका संपूर्ण इतिहास जो ग्रंथ था उसमें से उदाहरण पूरी तरह प्रस्तुत नहीं किया गया था। जैसे कि
हमारे जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने किया है। ठीक है, आगे चलते हैं। 13वां करा है उसका राजा शिव सिंह सेंगर द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास। इनका जो हिंदी साहित्य का इतिहास था वो था शिव सिंह सरोज के नाम से था। ठीक है, किस वर्ष में प्रकाशित हुआ? तो ये हो गया 1883 में। ध्यान रखना किस में हो गया? 1883 में प्रकाशित हुआ था। आगे चलो, साहित्य लेखन की विधेयवादी पद्धति से क्या तात्पर्य? देखो यहाँ पे हमने कहा एक वारानुक्रम होता है, एक कालानुक्रम होता है, एक वैज्ञानिक पद्धति होता है और एक होता है विधेयवादी पद्धति। तो 4 पद्धतियाँ होती हैं इतिहास लेखन की, जिसमें से 3 पद्धतियों को अपूर्ण माना गया। वारानुक्रम मतलब वर्णमाला के अनुसार, दूसरा जो माना गया था वो कालानुक्रम यानी काल के हिसाब से विभाजन, समय के हिसाब से विभाजन कर दिया गया था। तीसरा जो था वैज्ञानिक पद्धति, वो भी अपूर्ण मानी गई। और चौथी थी विधेयवादी, इसी को सही माना गया। तो ये पूछ रहा है कि इसका तात्पर्य क्या है। देखो इसका तात्पर्य क्या है, पहला लिख रहा है वर्णमाला के अक्षर की कृतियों का परिचय। देखो वर्णमाला के हिसाब से वर्णानुक्रम पद्धति बनती है। ठीक है, घ वाला जो करा द्वंद्वात्मक भौतिकवाद सिद्धांत के आधार पर, देखो ये हमारा वैज्ञानिक पद्धति है। ठीक है, और कालानुक्रम कवियों का परिचय, ये हो गया काल के अनुसार हो गया। तीनों प्रकार दे दिया, ये नहीं होता है। चौथा खरा है, देखो चौथा तो वैसे सही हो जाएगा, लेकिन देखो इसमें जातीय परंपराओं, राष्ट्रीय वातावरण और विश्लेषण, ये हमको चीज़ को ध्यान रखना है। राष्ट्रीय और सामाजिक जो वातावरण का विश्लेषण है उसके हिसाब से इसका निर्धारण होता है। यानी इनके हिसाब से जो साहित्य हमारा होता है ना, वो जो परंपराएं, जैसे आज की जो गाने बनेंगे, जो भी साहित्य बनता है, वो जो भी परंपराएं, धर्म जो भी चल रहे हैं उसके हिसाब से, और जो राष्ट्रीय समाज में जो वातावरण होगा ना उसी के हिसाब से लिखे जाते हैं, उसी के हिसाब से बनते हैं। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। 15 में कह रहा मिश्र बंधुओं ने क्या लिखा था? मिश्र बंधु विनेद ग्रंथ सभी जानते हैं लिखे हैं, जिसमें कितने कवियों का लगभग, देखो इसमें जो कवि थे ना वो 4500 से कुछ अधिक थे, ये तो सभी पता है। तो हम लगभग 5000 कह सकते हैं, 4500 नहीं कह सकते, लगभग में 4500 से अधिक थे ये संभावना है। तो लगभग 5000 कितने हो जाएंगे? लगभग 5000 हो जाएंगे। मिश्र बंधु विनय का 3 भाग में प्रकाशन हुआ था। कितने भाग में? 3 भाग में प्रकाशन हुआ था। ध्यान रखना है, कितने भाग में? 3 भाग में प्रकाशन हुआ था। सॉरी 3 नहीं, 4 भाग में हुआ था। तो 4 भाग का मतलब जैसे ये है कि मिश्र बंधु विनोद का जो प्रथम 3 भाग था वो इकट्ठा 1913 में प्रकाशित हो गया। किसमें प्रकाशित हो गया? 1913 में। लेकिन अगर पूछे चौथा वाला कब हुआ तो 1934 में हो जाएगा। किसमें हो जाएगा? 1934 में हो जाएगा। ठीक है, तो जो मिश्र बंधु ने लिखा था, मिश्र बंधु विनोद, उसमें देखो हमने कहा नहीं ऑब्जेक्टिव पूरा इसमें डिटेल आ जाएगी। उसमें कितने कवि थे? लगभग 5000 कवि थे। 4 भागों में प्रकाशित हुआ, जिसमें से प्रथम जो 3 भाग थे 1913 में प्रकाशित हो गए और चौथा जो होगा वो 1934 में होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर के लेखक थे, ये थे हमारे पादरी गिब्स थे। तो हो जाएंगे पादरी एडिसन गिब्स हो जाएंगे स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर की। आगे चलो, नागरिक प्रचारी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य का इतिहास का षष्ठ भाग जो था वो रीतिकाल और रीतिबद्ध से संबंधित है, इसको डॉक्टर नगेंद्र ने किया था। और ये प्रचारी सभा जो है इसने इसको 16 भाग में किया है। कितने भाग में? 16 भाग में इसका प्रकाशन टोटल किया है, ये भी ध्यान रखना है। जिसमें से 6वां भाग जो है वो डॉक्टर नागेंद्र का है, रीतिकाल और रीतिबद्ध काव्य विशेष करके उसमें है हमारा। आगे चलते हैं। तो हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास ही यही है जिसकी हम बात कर रहे हैं। ठीक है, जो नागरिक पिछाड़ी सभा है उसने हिंदी साहित्य के इतिहास के 16 भाग प्रकाशित किए हैं और उसका नाम क्या है? हिंदी साहित्य का बृहद इतिहास नाम है। तो ये किसके द्वारा हुआ था? ये हुआ था नागरिक पिछाड़ी सभा, और ये है कहाँ? काशी में, इसी के द्वारा किया गया था। देखो ऑब्जेक्टिव तो है पर पूरी डिटेल सबसे संबंधित हो जानी है। 101 क्वेश्चन में इतिहास का कोई पोर्शन छूटने वाला नहीं है। ठीक है ना। चलो, मिश्र बंधु द्वारा जो लिखित हमारी क्या है? हिंदी साहित्य का इतिहास है। साहित्य का इतिहास संबंधित है किससे? देखो, तो इनके द्वारा जो लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास है, पीछे हम लोग पढ़ लिए मिश्र बंधु विनोद हो गया। अगला करा है, देखते हैं अगला क्वेश्चन आगे करा है क्या। क्वेश्चन नंबर 21 आ जाते हैं। करा मिश्र बंधु विनोद का चतुर्थ भाग, अभी हमने पढ़ा था मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में प्रकाशित हुई थी, जिसमें से चौथा जो भाग है 1934 ईस्वी में। ठीक है, और बाकी जो 3 भाग हैं वो किस में है? 1913 ईस्वी में। किस में है? 1913 ईस्वी में। ठीक है, ठीक है, तो 1934 में हो जाएगा चौथा प्रकाशन, और बाकी जो 3 भाग शुरू वाले थे वो किस में थे? 1913 में। ठीक है ना। चलो चलते हैं। गारसाद और तासी द्वारा लिखित इतिहास ग्रंथ का
का नाम है, अभी तो पहले पढ़ लिया हमने, इश्तवार द ला ल्यू लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी नाम है इसका। आगे चलते हैं, सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ कौन है? तो ये है ग्रियर्सन का। किसका है? ठीक है, तो सही अर्थों में अगर देखा जाए तो पहला इतिहास ग्रंथ ग्रियर्सन का था। द मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान था। और ये इसलिए पहला अगर वो सही मायने में देखो उस तक पहला इतिहास कहा जाए तो जॉर्ज ग्रियर्सन का है। लेकिन अगर सच्चे अर्थों की बात कर दी जाए, क्योंकि इसमें कालानुक्रम यानी बंटवारा किया गया था, अल्फ़ाबेट नहीं था इसमें, काल के अनुसार समय के अनुसार बंटवारा किया गया, तो सही मायने में अगर देखा जाए तो पहला इतिहास इसको हम कहेंगे। अगर यहीं पर ध्यान रखना है, अगर यहीं पे हमसे खाली कह दे पहला इतिहास ग्रंथ तो हम लिखेंगे किसका देंगे हम लोग, तब हमारा जो है जॉर्ज ग्रियर्सन का नहीं होगा। ठीक है, हाँ आगे चलते हैं, 24 देख लेते हैं। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित हिंदी साहित्य का इतिहास कौन सा है? तो यहाँ पर इतिहास ग्रंथ कौन सा है? तो हिंदी साहित्य की भूमिका, एक मिनट, ये तो तीनों इन्हीं का है। ठीक है, तो यहाँ पर नहीं, हाँ ठीक है, क्वेश्चन पूछ रहा नहीं है। हिंदी साहित्य का इतिहास, ये हिंदी साहित्य की भूमिका भी उन्हीं का है और हिंदी साहित्य का आदिकाल भी उन्हीं का है। ठीक है, तो हजारी प्रसाद द्विवेदी का कौन सा, हमने इसको पहले कट कर दिया क्योंकि यहाँ पे इन नहीं शब्द दिया था जो हम ध्यान नहीं देते। ठीक है, तो इन्होंने 3 लिखा था इतिहास। कौन कौन? हिंदी साहित्य की भूमिका लिखा था, हिंदी साहित्य का आदिकाल लिखा था, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास लिखा था। ये तीनों इन्हीं का ग्रंथ है, जिसमें से 2 हमारे लगातार हैं। ये लगातार प्रकाशन हुआ था दोनों का एक ही सत्र में। ठीक है, बाकी एक अलग सत्र में था। तो यहाँ हो जाएगा हिंदी भाषा का विकास, ये इनका नहीं है। ये किसका हो जाएगा? तब कमेंट करोगे, फटाफट कमेंट करना। ठीक है, ये किसका होगा? चलो आगे चलते हैं। गारसा द तासी के इश्तवार द ला ल्यू लिटरेच्यूर हिंदुस्तानी ग्रंथ में हिंदुई साहित्य का इतिहास नाम से अनुवाद, देखो लक्ष्मी सागर वारस ने किया था। इन्होंने क्या कर दिया, हिंदुई साहित्य का इतिहास हिंदी में अपडेट कर दिया इसको, तो इसी का नाम लिख दिया हिंदुई साहित्य का इतिहास के नाम से, इसी को अनुवाद कर दिया हिंदी में। और कौन थे? लक्ष्मी सागर वारस थे। ठीक है, उन्होंने इसका अनुवाद कर दिया था। आगे चला जाए, फटाफट चलते हैं तेजी से। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास एकदम फेमस। हिंदी साहित्य का इतिहास किस पुस्तक की भूमिका के रूप में लिखा गया था? तो किस पुस्तक की भूमिका के रूप में, देखो जो पुस्तक थी वो थी हमारी हिंदी शब्द सागर। हिंदी शब्द सागर जो पुस्तक थी उसी की भूमिका में ये दिया गया था हिंदी साहित्य का इतिहास, ध्यान रखना है। आगे चलेंगे हम लोग। कह रहा है कि साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्या है? ये है युग चेतना का सिद्धांत है। देखो एक होता है उपयोगवाद का सिद्धांत, एक हो गया द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत, एक हो गया विकासवाद का सिद्धांत। पर यहाँ मुख्य चीज़ क्या है? युग की चेतना का सिद्धांत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। जो युग में जो जागृत लोग नहीं होते उन्हें जगाने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, आगे चलेंगे। साहित्य इतिहास के अंतर्गत सबसे अधिक विवादग्रस्त कार्य क्या है? ठीक है, तो सबसे ज़्यादा विवाद का कार्य क्या है? कह रहा रचनाओं के जन्म स्थान और जन्मतिथि, इसमें कोई विशेष नहीं विवाद है। रचनाओं के प्रमाणिक को सिद्ध करना, ये भी ज़्यादा नहीं है। काल निर्धारण व नामकरण करना, ये सबसे ज़्यादा विवाद का मैटर है। काल निर्धारण व नामकरण करना जो है ये सबसे ज़्यादा। ठीक है, क्लियर रखना इस चीज़ को। तो यहाँ सबसे ज़्यादा विवाद इसी को, क्योंकि काल में कोई कहता है नहीं इस समय से इस समय तक है इतिहास में, कोई कहता नहीं ये काल इस समय से, जैसे हमारे आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, ये कहते हैं विक्रम संवत हमारा जो है वो 1050 से शुरू होता है। तो वहीं पे अगर हम बात करें मिश्रबंधु विनोद की तो हमारे विक्रम संवत 750 से शुरू कर देते हैं। तो इन लोगों में मतभेद है। आगे चलते हैं। ठीक है, अगला है साहित्य इतिहास के किस अंग का अध्ययन सर्वाधिक महत्वपूर्ण है? साहित्य इतिहास के किस अंग का सर्वाधिक अध्ययन महत्वपूर्ण है? तो अभी हमने बता दिया क्या है, ऊपर हम लोग पढ़े युग चेतना का सिद्धांत। तो यहाँ पर काल विशेष के रचयिताओं के हिसाब से नहीं बनेगा। ठीक है, मत विशेष का भी नहीं, पूर्व रचित का भी नहीं। यहाँ युगीन प्रवृत्तियों पे ध्यान रखना है, परंपराओं और धाराओं का तटस्थ विश्लेषण। अभी हमने बताया इसी को दूसरे रूप में हमने कहा था ये विधेयवादी सिद्धांत है। विधेयवादी सिद्धांत का ध्यान रखना है इसमें। ठीक है, आगे चलते हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 30 इसमें देखते हैं। हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास के लेखक ये हैं डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ठीक है, कौन है? डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने इतिहास क्या लिखा था?
हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास, जिसमें इन्होंने नाम से ही पता चलता है कि इनका जो इतिहास था सभी कवियों की आलोचना की। देखो इसीलिए ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट में जिसे हम लोग ज़्यादा नहीं यूज करते हैं, ठीक है, क्योंकि सभी की हमको कमियाँ खूबियाँ ही नहीं दिखाना होता। इन्होंने आलोचना के तौर पे इतिहास लिखा है, ठीक है। आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल या वीर गाथा काल की अवधि क्या मानी? अभी हमने बताया था 1050 सनवत से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा 1375। और वहीं पर अगर मैं कहूँ तो ये इन्होंने वीर गाथा काल नाम दिया था इसका। और यहीं पे अगर मैं कहूँ मिश्रबंधु विनोद ने प्रारंभिक काल जिसे कहा था उन्होंने 783 से माना था प्रारंभ, ठीक है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना है, ये मतभेद है इन लोगों में। अगला चलते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य का जो इतिहास इन्होंने लिखा था, ये तो फेमस है, कौन नहीं जानता इसके बारे में। तो इसका प्रकाशन पहले किस नाम से हुआ? एक बढ़िया सवाल है। सबसे पहला इसका प्रकाशन जो हुआ था वो हिंदी साहित्य के विकास के नाम से हुआ था, ठीक है। किसके नाम से? विकास के नाम। तो इन्होंने किस नाम से किया? इन्होंने कहा था हिंदी साहित्य का विकास के नाम से इन्होंने पहले इसको किया था, जिसका नाम बाद में बदल के क्या रख दिया गया? हिंदी साहित्य का इतिहास। क्लियर है? रामचंद्र शुक्ल ने पहले इसी नाम से प्रकाशन हुआ था, हिंदी साहित्य का विकास। ये बढ़िया क्वेश्चन है जो जल्दी कहीं देखने को नहीं मिलता है। आगे चलते हैं, रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास कब प्रकाशित हुआ था? ये हुआ था 1929 में। देख लो, ये दोनों सब पूरा क्लियर हो जाता है। 1929 में हुआ था। अब पहले इसका नाम क्या था? हिंदी साहित्य का विकास नाम था। आगे चलता हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर 34। देखो मैं यहाँ पे लिख रहे हैं, देखो यहाँ पे, मैं इस्लाम के महत्व को भूल नहीं रहा हूँ, लेकिन जोर देकर कहना चाहता हूँ कि अगर इस्लाम न आया होता तो भी इस साहित्य का मतलब ये विशेष करके भक्ति काल के बारे में कहा जा रहा है, का बाहर आना वैसा ही होता जैसा आज है। ये किसने कहा था? ये भाई कहा था द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इसको कहा था, ठीक है। उन्होंने कहा था कि मैं ये नहीं कहना चाहता हूँ, ठीक है, मैं इस बात को जोर दे के मैं कह सकता हूँ कि अगर इस्लाम का महत्व मैं नहीं भूल रहा हूँ कि हाँ इस्लाम आया था, युद्ध हुआ, तभी जो है हमारा जो है भक्ति काल का उदय हुआ, मैं ये उनका महत्व तो नहीं भूल सकता, लेकिन फिर भी मैं कहना चाहता हूँ अगर इस्लाम नहीं भी आया होता तो भी जो भक्ति काल का साहित्य है वो ऐसे ही बाहर होता जैसे कि आज है, ठीक है ना, एकदम वैसे ही रहता। मतलब उस पर कोई इस्लाम का कोई महत्व उन्होंने नहीं दिया, लेकिन यहीं पर महत्व किसने दिया था? महत्व देने वाले थे आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे, ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, यह संपूर्ण भक्त काल की विभिन्न धाराओं एवं प्रवृत्तियों को तदयुगीन मुस्लिम प्रभाव की देन के रूप में स्वीकार करने वाले विद्वान थे। देखो अभी कह रहे हैं मुस्लिम प्रभाव का स्वीकार करने वाले कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे। और नहीं करने वाले कौन थे? हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। आगे चलते हैं, रामचंद्र शुक्ल ने अपना इतिहास ग्रंथ किस पद्धति में लिखा है? अभी हमने कहा विधेयवादी पद्धति। इसको पहले सबसे पहले प्रसारित करने वाले 3 वैज्ञानिक थे, 3 विद्वान थे, और इसको इन्होंने पालन किया विधेयवादी का, रामचंद्र शुक्ल ने। और यही सबसे सही विधि मानी गई है। 4 विधियों में से 4 विधियाँ होती है। देखो वर्णानुक्रम दिया है, ये भी सही नहीं माना गया। उसके बाद कालानुक्रम आया, वो भी नहीं दिया, वो भी माना नहीं जाता है। उसको तीसरी पद्धति वैज्ञानिक थी जो भी पूरी तरह सही नहीं मानी गई। सबसे सही माना गया विधेयवादी, ठीक है। अब आगे चलते हैं, यहाँ पर अगला करा तज़किरा ई शुअराई हिंदी नामक ग्रंथ का रचनाकार। देखो नाम से पता चलता है कि मौलवी ने लिखा है, लेकिन करीमुद्दीन ने लिखा। किसने लिखा? इसको लिखा है करीमुद्दीन ने, ठीक है। तो ये हो जाएंगे मौलवी करीमुद्दीन। जॉर्ज गैसन का हम लोग जानते ही हैं, ठीक है। और गारसादा तासी को भी जानते हैं। गारसादा तासी पहले लेखन वाले थे, और सच्चे अर्थों के मायनों में पहला इतिहास किसका माना चाहिए? जॉर्ज गैसन का। अब पहला किसका उत्तर है? गारसादा तासी का। आगे चलते हैं, तो हम करीमुद्दीन सही हो जाएगा मौलवी वाला, ठीक है ना। चलो, साहित्य लेखन परंपरा के समय साहित्य के अंतर्गत सम्मिलित किया जाना चाहिए क्या? क्या करना चाहिए? रस और ज्ञानात्मक साहित्य, जिसमें रस भी हो और ज्ञान भी हो, यानी लोग ज्ञान भी प्राप्त करें और उसका आनंद भी लें, ठीक है। आगे चलते हैं, 39। यहाँ पे हिंदी साहित्य की भूमिका ये हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। किसकी है? हजारी प्रसाद द्विवेदी की है, ठीक है। हिंदी साहित्य की भूमिका जो है ये इनका है, ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। डॉक्टर नगेंद्र का हम लोग पहले देख चुके हैं, ठीक है। राम कुमार वर्मा का भी पहले हम लोग देख चुके हैं।
आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास। ये संक्षिप्त इतिहास लिखने वाले थे विश्वनाथ त्रिपाठी थे। ठीक है, विश्वनाथ त्रिपाठी थे। उसके बाद आ जाते हैं हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास लिखने वाले कौन थे? बच्चन सिंह थे। ठीक है, तो दूसरा इतिहास बच्चन सिंह ने लिखा। संक्षिप्त इतिहास किसने लिखा? विश्वनाथ त्रिपाठी जी ने लिखा। ठीक है, और हिंदी साहित्य की भूमिका किसने लिखी? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं यहाँ पर नेक्स्ट हम देखते हैं 42 नंबर। 42 नंबर कह रहा है रचनाओं को रचनाकार के साथ सुमेल कीजिए। ठीक है, हिंदी साहित्य का अतीत वाले विश्वनाथ प्रसाद थे। अतीत वाले कौन थे? विश्वनाथ प्रसाद थे। और यहाँ पर अभी हमने पढ़ा कि हिंदी काव्य धारा वाले कौन हो जाएंगे? हिंदी काव्य धारा किसने लिखा है? तो काव्य धारा को लिखने वाले संस्कृतायन हैं। ठीक है, और हिंदी साहित्य का जो इतिहास है इसको किसने लिखा है? इसको लिखने वाले प्रभाकर माचवे हैं। ठीक है, और आधुनिक को साहित्य लिखने वाले नंद दुलारे वाजपेयी हैं। आधुनिक साहित्य लिखने वाले। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। इसमें हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर अगला 43 लिख रहा है हिंदी साहित्य इतिहास लेखन में कालानुक्रम कवियों का वर्गीकरण सर्वप्रथम किसने किया था? जॉर्ज ग्रेसन ने। इसीलिए हमने कहा कि सही अर्थों में देखा जाए तो प्रथम इतिहास लिखने वाले जॉर्ज ग्रेसन ही थे, क्योंकि उन्होंने कालानुक्रम किया था। और उस तरह अगर देखा जाए सही अर्थों नहीं केवल सर्वप्रथम पूछा जाए तो गार्सर तासी इन्होंने किसने किया था? वर्णमाला के अनुसार किया था। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन 44 कह रहा है आचार्य शुक्ल ने हिंदी साहित्य का इतिहास के अंतर्गत शिव सिंह सेंगर व ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए किस शब्द का प्रयोग किया? उन्होंने उसको कहा वित्त संग्रह। क्या कहा? शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन के इतिहास ग्रंथों के लिए उन्होंने वित्त संग्रह शब्द का प्रयोग किया है, कवि संग्रह नहीं कहा। ठीक है, इतिहास संग्रह भी नहीं कहा। उन्होंने कहा तो एक मात्र वित्त संग्रह है, यानी क्योंकि शिव सिंह सेंगर और ग्रियर्सन दोनों ने कालानुक्रम लिखा था, तो कालानुक्रम को इन्होंने एक वृत्त संग्रह कहा है। आगे चलते हैं। हिंदी संत काव्य को पूर्ववर्ती सिद्धों एवं नाथपंथियों के साहित्य का सहज विकसित रूप किस विद्वान ने माना है? देखो, तो इसको हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो है कहा कि जो संत काव्य हमारा है वह पूर्ववर्ती में देखो कौन है? सिद्ध वाले हैं, और पश्चिम में कौन है? नाथ पंथ है। ध्यान नहीं, एक मिनट रुक जाओ। पूर्ववर्ती में हमारे वैसे सिद्ध वाले जो पूर्व से देखा जाए तो पश्चिम में मिलते हैं, लेने कह रहा है। चलो ठीक है, पूर्ववर्ती में जो सिद्धों हैं और नाथपंथी जो है इनका सहज दोनों का मिलाकर विकसित रूप जो है वही हमारा क्या है? संत काव्य है। तो ये बात किसने कही? हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही। ठीक है, आगे देखते हैं। इसमें हजारी प्रसाद द्विवेदी को हिंदी साहित्य का प्रथम उत्थान को आदिकाल देने की प्रेरणा किससे प्राप्त हुई? आचार्य रामचंद्र शुक्ल से इन्होंने प्रेरणा प्राप्त की थी। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल शब्द प्रयोग किया था। ध्यान देना, आदिकाल यानी प्रारंभ काल, प्रारंभ नहीं आदिकाल जो है इन्होंने नाम दिया था। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा? वीर गाथा काल कहा, क्योंकि इसमें वीर गाथाओं की रचनाएं ज़्यादा देखने को मिलती थी। ठीक है, आगे चलते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में सर्वाधिक विवादास्पद कालखंड कौन रहा? सबसे ज़्यादा तो आदि काल था। देखो, सबसे ज़्यादा कतई जहर को सबसे ज़्यादा विवाद किसको रहा? विवाद तो कालखंड में सभी का था, लेकिन किस कालखंड का सबसे अधिक था? तो आदिकाल का सबसे अधिक रहा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं 48 नंबर। कह रहे राम कुमार वर्मा ने अपने आलोचनात्मक इतिहास क्या लिखा था? इन्होंने लिखा था हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास इन्होंने लिखा था अपना साहित्य ग्रंथ। करा इसमें किस कालखंड तक विवेचन पर इन्होंने जो आलोचना थी, जो विवेचना थी, वो मात्र भक्ति काल तक ही दिया है, तभी तो इतना लेटेस्ट नहीं रहा है, इतना प्रसिद्धि नहीं होने का ही रीजन है। ठीक है, विवेचन यहीं तक दिया है उन्होंने, भक्ति काल तक ही। आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ था, आरंभ में साहित्य के इतिहास का अर्थ था, तो साहित्य के इतिहास का अर्थ क्या था? स्थूल परिचय को ही प्राप्त करना। क्या दे रहा है? ईसवी सन के स्थान पर सनवत का प्रयोग नहीं, इसका कोई मतलब नहीं है। रचनाओं को धार्मिक मानकर ग्रहण न करना, ये भी गलत है। ग वाला देखो, इसे सही टिक इसमें सभी का किया गया है, तो यहाँ पर है रचनाओं व रचयिताओं का स्थूल परिचय प्राप्त करना। जो रचनाएं हैं और उसको जिसने रचना की है, दोनों का स्थूल परिचय प्राप्त करना ही आरंभ में हिंदी साहित्य का अर्थ माना जाता था। ठीक है, आगे चलते हैं। साहित्य इतिहास के लेखन
पद्धति क्या होनी चाहिए, अभी मैंने बता दिया इसको। क्या होनी चाहिए, ये विधेयवादी होनी चाहिए। विधेयवादी का मतलब विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति, इसी को कहते हैं। देखो नाम बदल दिया। कालानुक्रम ये हमारा दूसरा है। पहला वर्णानुक्रमित पद्धति कुछ लोगों ने अपनाया, जैसे कौन थे, गारसा दत्तासी थे। फिर कालानुक्रम किसने अपनाया, ग्रियर्सन और शिव सिंह सेंगर ने जैसे अपना लिया। उसके बाद आ गया वैज्ञानिकी पद्धति, जिसको समाजशास्त्री पद्धति भी कह सकते हैं। ये भी उतनी सही नहीं मानी गई। सही माना गया विधेयवादी, जिसको कहते हो विकासवादी समन्वयात्मक पद्धति। ठीक है, अब आ जाओ। उत्तर अपभ्रंश को पुरानी हिंदी की संज्ञा किसने की, ये गुलेरी थे। कौन थे गुलेरी भाई साहब थे, चंद्रधर शर्मा गुलेरी थे। इन्होंने क्या कहा, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी माना। क्या माना इन्होंने, अपभ्रंश को पुरानी हिंदी से संज्ञा दी। उन्होंने कहा कि अपभ्रंश से ही हिंदी आई है। ठीक है ना, बीच में अवहट्ट भी आता है, कोई दिक्कत नहीं। तो अपभ्रंश से जो पुरानी हिंदी आई है, तो इन्होंने कहा कि नहीं, ये असल में इसको हम पुरानी हिंदी बोल सकते हैं, क्योंकि अपभ्रंश से ही हिंदी आई है। तो पुरानी हिंदी तो हमारी वही है। तो गुलेरी साहब थे। ठीक है, जैन कवि पुष्पदंत पूर्व में किस संप्रदाय के अनुयायी थे, पहले तो थे ये शैव संप्रदाय के, और बाद में बन गए जैन संप्रदाय में चले गए। पहले थे शैव संप्रदाय और फिर चले गए जैन संप्रदाय में। ठीक है, हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास लिखने वाले, देखो अभी हमने पढ़ा हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। ध्यान रखना, आलोचनात्मक शब्द कहे तो कौन रहेंगे, आलोचनात्मक में राम कुमार वर्मा रहेंगे। और अगर विवेचनात्मक इतिहास कह दिया तो ये रहेंगे सूर्यकांत शास्त्री। कौन रहेंगे, सूर्यकांत शास्त्री रहेंगे। आगे देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन 54, वीर गाथा काल को चारण की संज्ञा, ये भी थे डॉक्टर राम कुमार वर्मा। आलोचनात्मक इतिहास भी उन्होंने लिखा था। तो यही है, चार काल की संज्ञा देने वाले अतिरिक्त उससे पूर्व एक संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार हैं, संधि चारण काल। तो ये हो गए कौन, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। ध्यान देना है। ठीक है, तो वीर गाथा काल को चारण काल की संज्ञा देने के अतिरिक्त, देखो चार काल इसलिए कंफर्म करें क्योंकि चार काल कई लोगों ने दिया था। ठीक है, उससे पूर्व एक संधि काल जोड़ने वाले इतिहासकार थे। तो संधि काल भी इसको इन्होंने कहा था, इसलिए देखो दोनों कंफर्म करा, क्योंकि चारण काल को कई लोगों ने नाम दिया था। ठीक है, चलो तो आगे चलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य का प्रारंभ स्वीकार किया था। अभी हमने कहा डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने 693 से हिंदी साहित्य का इतिहास प्रारंभ माना था। ठीक है, आगे चलते हैं। राहुल शंकरदयाल का प्रसिद्ध लेख हिंदी के प्राचीन कवि और उनकी कविता। ठीक है, 1933 में किस पत्रिका में, देखो घुमा के सवाल पूछ सकता है। पहली चीज़ 1933 में गंगा पत्रिका में छपी थी, तो ये भी पूछ सकता है कि गंगा पत्रिका में किस शत में छपी थी। तो 1933 में गंगा पत्रिका में ये छपा था हमारा। ठीक है, आगे देखते हैं 57 नंबर। आचार्य शुक्ल के इतिहास ग्रंथ के विषय में कौन सा कथन सत्य नहीं है। ठीक है, तो कौन सत्य नहीं है, ये हमारा है युग की परिस्थिति का महत्व। ठीक है, कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व, काव्य धाराओं और युगों का साहित्यिक प्रवृत्ति, साहित्यिक प्रवृत्तियों के निर्माण में परंपरा का महत्व, ये इन्होंने ज़्यादा दिया था। ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसी का महत्व इन्होंने, देखो युग की परिस्थिति का महत्व तो ये दे ही रहे हैं, कवियों के जीवन चरित्र के स्थान पर साहित्यिक महत्व दे ही रहे हैं, काव्य धाराओं और युगों की साहित्य प्रवृत्तियों का उल्लेख तो मिलता ही मिलता है। ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास में क्या नहीं मिलता, यही नहीं मिलता। और पूछ रहा है कि सत्य नहीं है, तो सत्य कौन है हमारा, ये वाला। परंपरा का इन्होंने विशेष महत्व नहीं दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। अट्ठावन नंबर क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। ठीक है, किस विद्वान ने हिंदी साहित्य का आरंभ भक्ति काल से माना। भैया कत्तई जहर वैज्ञानिक कौन है, इतना जहर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, भक्ति काल से इन्होंने माना हिंदी साहित्य का आरंभ, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य नामक इतिहास ग्रंथ का संपादन किसने किया था। केवल हिंदी साहित्य के नाम संपादन करने वाले थे धीरेन्द्र वर्मा थे, एक धीरेन्द्र शास्त्री हैं।
और एक हो गया धीरेन्द्र वर्मा, ये ठीक है। चलो, धीरेन्द्र वर्मा ने किया था हिंदी साहित्य के नाम से। आगे चलते हैं, उत्तरी भारत की संत परंपरा। देखो, उत्तर में भारत और दक्षिण में हमारा आलावार, ठीक है, और पूर्व में हमारा जो है नाथ संप्रदाय और पश्चिम में सिद्ध संप्रदाय, ये फेमस स्थान है। तो उत्तर में भारत की संत परंपरा नामक ग्रंथ के लेखक कौन थे? ये थे चतुर्वेदी साहब, जो चारों दिशाओं का वर्णन बता रहे हैं। तो परशुराम चतुर्वेदी हो गए ये, ठीक है। राधा वल्लभ संप्रदाय, ठीक है, और सिद्धांत और साहित्य, इसको लिखने वाले थे विजेंद्र स्नातक, ध्यान रखना है। तो राधा वल्लभ संप्रदाय, सिद्धांत और साहित्य, पूरा इसके बारे में वर्णन करने वाले कौन हैं? विजेंद्र स्नातक हैं। आगे चलते हैं, आगे क्या कर रहे हैं कि यह हिंदी साहित्य की नींव का वह प्रस्तर है जिस पर आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने सुप्रसिद्ध इतिहास का भव्य भवन निर्मित किया है। कथन किससे संबंधित है? देखो, ये जॉर्ज ग्रेसन के इतिहास से संबंधित है, ठीक है। यहाँ पर एक कथन जो है, यह हरिऔध ने कहा, ठीक है, लेकिन किससे संबंधित? इन्होंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल को कहा है, लेकिन ये कथन किसके इतिहास से संबंधित है? यह है गारसा दत्तासी के इतिहास से संबंधित है। इन्होंने कालानुक्रम वहाँ से कॉपी किया गया है। तो यहाँ पर इनके इतिहास से संबंधित ये शब्द प्रयोग किया गया है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने भव्य नवर जो निर्मित किया है वो ग्रेसन के इतिहास की ही नींव है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 63 देखेंगे हम लोग। 63 में क्या करा है? हिंदी साहित्य में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है। हिंदी में किसी भारतीय द्वारा लिखा गया पहला इतिहास है। यह कथन मिश्र बंधु के संदर्भ में किसका? देखो, अगर हिंदी में देखा जाए तो किसी भारतीय ने अगर कोई इतिहास सबसे पहले अगर लिखा है तो वह मिश्र बंधु विनोद ने लिखा है। यह कथन सुमन राजे का है। किसका है? सुमन राजे का है। ये अभी जल्दी इन्होंने कवि थे, अभी बहुत ज़्यादा पुराने नहीं हैं, ठीक है, नए कवियों में हैं। तो डॉक्टर सुमन राजे थे, जिनका कहना ये था कि अगर हमारा भारतीय द्वारा लिखा गया कोई पहला इतिहास है तो यही है, मिश्र बंधु विनोद है, ठीक है। आगे चलते हैं, हिंदी साहित्य का नया इतिहास, ये राम खिलावन है। हिंदी साहित्य का नया इतिहास, न से नया, ठीक है, तो यहाँ पर हो जाएगा राम खिलावन पांडे, ठीक है। आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास, ये 1934 में ये हो गया कृष्णशंकर शुक्ल के द्वारा। किसके द्वारा? कृष्णशंकर शुक्ल के द्वारा। अगला देखते हैं, नागरिक पिचारी सभा द्वारा प्रकाशित वृहद हिंदी का साहित्य इतिहास कितने खंडों में प्रकाशित हुआ? इसको हमने पहले बता दिया था, 16 खंड में प्रकाशित हुआ था। हिंदी साहित्य अभी जल्दी बताया था स्टार्टिंग में। हिंदी इतिहास शुक्ल जी ने जुटाया है, जगाया नहीं। ये कथन है जैनेन्द्र का, ज से याद रखना, जगाया नहीं। जैनेन्द्र ने कहा कि इतिहास को जो है शुक्ल जी ने जगाया नहीं है, उसको जुटाया, इधर उधर से इकट्ठा किया है। तो जैनेन्द्र ने कहा कि जुटाया नहीं, ज से जैनेन्द्र ने, ज से जगाया नहीं, इन्होंने कहा शुक्ल जी के इतिहास के बारे में, ठीक है। आगे चलते हैं, इतिहास लेखन की विधेयवादी पद्धति के आविष्कारक थे। देखो, अभी हमने पहले बता दिया, ये थे तेन भाई साहब। कौन थे? तेन थे। स्टार्टिंग में हमने बता दिया था तेन थे, और यही सबसे महत्वपूर्ण विधि है और इसी को अपनाया था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, ठीक है। आगे चलते हैं, देखेंगे 69। तो क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं 69, ठीक है। पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटकर उसे शुद्ध दार्शनिक एवं धार्मिक आधार पर सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले विद्वान, देखो इतना बाकायदे उसे पूरे भक्ति काल को 4 भागों में बांटने वाले, ठीक है, ये कौन थी? यही तो हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। और सर्वप्रथम प्रतिष्ठित करने वाले दार्शनिक और पूरे धर्म के आधार पे इन्होंने क्या कहा? इन्होंने कहा सगुण और निर्गुण 2 शाखाएं मानी, उनके अंदर 2-2 करके 4 विभाजन किए, कृष्णाश्रयी, रामाश्रयी, ठीक है। और उसके बाद क्या कहा इन्होंने जो है निर्गुण ब्रह्म और सगुण ब्रह्म का कहा था चारों, ठीक है। और उसमें भी रहस्यवादी
भी बनाया था और एक और रहस्यवादी भी बनाया था। तो ये आचार्य रामचंद्र शुक्ल थे जिन्होंने 4 भागों में बांटा था। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी भाषा और साहित्य का विकास, ये देखो ये है हरिऔध का, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध, 1930 ईस्वी में लिखा गया था। और ये किसने लिखा? अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध ने। इन्होंने क्या लिखा था? ठीक है, इन्होंने एक उपन्यास लिखा था। कमेंट करोगे कौन सा उपन्यास, सॉरी महाकाव्य लिखा था इन्होंने एक। इनका लिखा हुआ महाकाव्य बताओगे कौन सा है? महाकाव्य बताओगे कौन सा है? ठीक है, कमेंट करोगे महाकाव्य इनका लिखा हुआ कौन सा है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। इतिहास लेखन एवं विश्लेषण के प्रति पारंपरिक भारतीय दृष्टिकोण कैसा है? यह है आदर्शमूलक, आध्यात्मिक है। ठीक है, आगे चलते हैं। मिश्र बंधुओं में कौन नहीं है? देखो ये है, ध्यान रखना है, गणेश श्याम सुखदेव। क्या याद रखना है? गणेश श्याम सुखदेव। तो यहाँ पर गणेश बिहारी हो गए, सब में बिहारी जोड़ देना है। यहाँ श्याम बिहारी हो गए मिश्र में। मिश्र बंधुओं में 3 मिश्र लोग आते हैं और सब बिहारी हैं। ये हो गया सुखदेव। तो ध्यान रखना है कौन है हमारे? गणेश श्याम बिहारी सुखदेव। तो कौन सा ऑप्शन इसमें नहीं है? ये वाला, ग वाला नहीं है। तो गणेश बिहारी, ठीक है, हाँ, गणेश श्याम सुखदेव, यही याद रखना है, गणेश श्याम सुखदेव। आगे चलते हैं। भक्ति आंदोलन को इस्लाम की देन न मानकर दक्षिण, देखो आ गया। ठीक है, इस्लाम की देन किसने माना था? इस्लाम की देन माना था आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, और देन नहीं मानने वाले थे हजारी प्रसाद द्विवेदी, अभी पीछे बताया गया है। तो इन्होंने किसका माना? इन्होंने दक्षिण के आलावार भक्तों की देन मानते हैं। आलावार भक्त कितने हैं हमारे टोटल? कमेंट करके बताओगे कितने आलावार भक्त हैं? दक्षिण में आलावार भक्त पाए जाते हैं। ठीक है, और आलावार भक्तों में कितनी जो है महिलाएं थी? एक ही महिला थी, मैं बता देता हूँ, और उनका नाम लिखोगे कमेंट में, और उन्हीं को हम कहते हैं दक्षिण की मीराबाई भी कहते हैं। आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य का अतीत और तथा वांग्मय विमर्श ग्रंथों के रचयिता हैं, ये हैं विश्वनाथ। कौन है? अतीत वाले थे विश्वनाथ। पीछे भी हमने एक बार मिलाया था मिलान वाले में। तो ये हमारे कौन हो गए? ये हो गए विश्वनाथ। आगे चलते हैं। आदिकाल को बाल्यकाल कहने वाले थे, ये थे राम शंकर शुक्ल थे। क्या थे? रामचंद्र शुक्ल थे। इन्होंने कहा था आदिकाल को बाल्यकाल कह डाला। ठीक है, आगे चलते हैं। हम चलेंगे 76 पर अब। ठीक है, वह इतिहासकार जिसने सर्वप्रथम आचार्य रामचंद्र शुक्ल के इतिहास की कमियों को रेखांकित, देखो इनको भाई रेखांकित करने वाले एक लोग थे हजारी प्रसाद द्विवेदी। और वास्तव में अगर किसी को इतिहास लिखना है ना, तो उनको आचार्य रामचंद्र के शुक्ल का इतिहास का सामना तो करना ही पड़ेगा। तो उनको कमी को बताने वाले यही थे। देखो हम जैसे हमने कहा, इन्होंने कहा भक्ति काल को, इन्होंने कहा कि नहीं ये इस्लाम की देन नहीं है, इसको इन्होंने दे दिया दक्षिण की जो आलावार है उसको दे दिया। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने आदिकाल की समय सीमा कब निर्धारित की थी? देखो अभी हमने पीछे बताया था 750 से 1375। ठीक है, ध्यान रखना। ये जो दूसरा वाला दे रहा ना 1000 से 1375, ये तो हमारे कौन है? ये हमारे हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। 750 या इसी में हम 57 घटा भी सकते हैं, तो यहाँ पे 693 ईस्वी भी कर सकते हैं स्टार्टिंग में राम कुमार वर्मा। ठीक है, 57 वर्ष घटा सकते हैं इसमें से। आगे चलते हैं। राम कुमार वर्मा ने हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भाग कालों में विभक्त किया? इन्होंने भी 4 किया था राम कुमार वर्मा ने। ठीक है, आचार्य शुक्ल ने 900 वर्षों के हिंदी साहित्य के इतिहास को कितने भागों में बांटा? इन्होंने भी 4 ही भाग में बांटा है। रामखेलावन पांडे ने आदिकाल का नामकरण, अभी हम लोग पीछे पढ़े हैं, नामकरण किया था। इन्होंने इसको कहा संक्रमण काल है। कौन सा काल है भाई? संक्रमण काल है। आगे चलते हैं। साहित्य के युगों को समाजशास्त्री और ऐतिहासिक युगों के समान प्रस्तुत कर प्राचीन काल और आधुनिक कालीन दोनों कालों में समस्त हिंदी साहित्य को वर्गीकृत करने वाले विज्ञान हैं। तो ये थे डॉक्टर शंभूनाथ।
इन्होंने दो ही अठ किया, एक प्राचीन काल और एक आधुनिक काल, दो कालों में समस्त हिंदी साहित्य को पूरा इन्होंने बांट के रख दिया, तो ये अठेंगे काल बने। ठीक है ना। चलो ये हो गया 81 क्वेश्चन। नेक्स्ट चलते हैं 82 देखते हैं। कह रहा निम्नलिखित रचनाओं के सुमेल कीजिए। ध्यान रखना है, अभी हम लोग पढ़े थे हिंदी साहित्य का इतिहास कौन नहीं जानता है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो दो सीधे सीधे हो जाएगा, है ना। उसके बाद हिंदी साहित्य का जो इतिहास दर्शन है, ये सभी जानते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास का दर्शन, ये थे नलिन विलोचन शर्मा थे। कौन थे? इतिहास दर्शन से नलिन विलोचन शर्मा थे। और चौथा हम लोग हिंदी साहित्य तो अभी जल्दी पढ़े हैं, ठीक है। ये धीरेन्द्र वर्मा है, हमने कहा एक धीरेन्द्र शास्त्री, एक धीरेन्द्र वर्मा है, हिंदी साहित्य का इतिहास उन्होंने लिखा था। उसके बाद बचा हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। वैज्ञानिक इतिहास लिखने वाले कौन थे? गणपति चंद्र गुप्त थे। तुम्हारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 2, पहले का तीसरा गणपति चंद्र और दूसरा का दूसरा ही रहेगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा। चलो आगे हमको मिलान कराना है उनके नामों, देखो सभी का हमने कहा ना पूरा इसमें सभी डिवीजन हो जाएंगे, तो नामों उनके नामकर्ताओं को मिलाना है। जैसे अंधकार काल किसने कहा था, तो अंधकार काल किसने कहा, यहाँ देखो थोड़ी सी गड़बड़ी हो गई क्वेश्चन में, ठीक है। यहाँ पर एक चाहिए, प्रिंटिंग में गड़बड़ी हो गई, ठीक है। हाँ, तो अंधकार काल किसने कहा, ये था कुलश्रेष्ठ ने। किसने रखा? कुलश्रेष्ठ ने रखा। उसका उन्मेष काल किसने कहा? गणपति चंद्रगुप्त ने कहा। उसके बाद चार काल किसने कहा? ये कह दिया जॉर्ज ग्रेसन ने। किसने कर दिया? ग्रेसन ने चार काल कहा था, अभी बताया है जस्ट। और वीर काल किसने कहा? वीर काल हमारा जो है कहने वाले थे विश्वनाथ प्रसाद थे। वीरगाथा काल किसने कहा था? वो तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा था। आधार काल बच जाते हैं एक ही, मोहन अवस्थी, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन जो जाएगा हो जाएगा 2 1 2 1 5 3 4। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 4 हमारा ग वाला सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 84। ये क्या कर, निम्नलिखित ग्रंथों को उनके ग्रंथकारों के साथ सुमेल कीजिए, ठीक है। कह रहा है हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी। तो हिंदी साहित्य 20वीं शताब्दी ये हमारा किसका है? ये है नंद दुलारे वाजपेयी है, ठीक है। तो 4 नंबर से हो गया इसका कनेक्शन। उसके बाद हिंदी साहित्य एक आधुनिक परिदृश्य, तो ये हमारा अज्ञे जी ने लिखा है, जो कि प्रयोगवाद के प्रवर्तक थे, ठीक है। इन्होंने तारसप्तक प्रकाशित किया था 1943 में। उसी के साथ प्रयोगवाद काव्यधारा का प्रारंभ होता है, तो इन्होंने लिखा था, तो ये हो गया 3 नंबर। उसके बाद आदिकालीन हिंदी साहित्य की पृष्ठभूमि, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? ये राम मूर्ति त्रिपाठी का है, तो यहाँ पे 2 हो गया। और हिंदी साहित्य युग और प्रवृत्तियाँ ये है शिव कुमार शर्मा का, तो हमारा 1 हो गया, ठीक है। तो 4 3 2 1 ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ख सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, क्या संगत चरण का कीजिए। तो हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास गुलाब राय तो लिखे ही हैं, ठीक है। इनका निबंध क्या था? इन्होंने एक निबंध लिखा था थलुआ क्लब, ठीक है, जिसमें अंग्रेजों की आलोचना की थी। तो आगे चलते हैं, यहाँ पर क्या है? यहाँ पे रचनाकार एवं रचनाकार के संगत चयन कीजिए। तो हम देखते हैं इसमें क्वेश्चन नंबर 89 हमारा। तो 89 पे हम चलते हैं। तो 89 हमारा हो जाएगा वांग्मय विमर्श वासुदेव, ये तो गलत है। हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, एकदम सही है। हिंदी साहित्य का इतिहास इन्होंने ही लिखा था, हिंदी साहित्य का अतीत विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का ही है, ठीक है। संगत चरण का चयन कीजिए, तो हो जाएगा वांग्मय विसमद, जो है कह रहा है यहाँ पे हिंदी भाषा और साहित्य 1931 गलत है। हिंदी साहित्य का रचनात्मक इतिहास 1952 गलत है, इसका भी पीछे सत्य बताया गया था। वांग्मय विमर्श 1944 से सही है, ठीक है। आगे चलते हैं, निम्नलिखित संगत चरण का चयन कीजिए। तो हिंदी भाषा और साहित्य का जो इतिहास है 1949, ये ग वाला ऑप्शन हमारा सही है इसमें। ये 1949 में प्रकाशित हुआ था, ठीक है। आगे चलते हैं, संगत चयन चुनिए, फिर से वही हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास 1986, ठीक है, 1986 में है, ये सही हमारा।
आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से असंगत चयन का सुन लीजिए। तो सिद्ध सामंत काल राहुल संकीर्तन ने ही कहा था, आदिकाल हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था, चारण काल ग्रियर्सन ने कहा था, उद्भव काल में सुबंधु ने नहीं कहा था। ठीक है, तो हमारा कौन सही हो जाएगा? घ वाला सही हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 94 अपना देखते हैं। कह रहा है इसमें क्वेश्चन नंबर 94 में कह रहा है कि असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो ये हमारा हो जाएगा चारण काल। राम शंकर शुक्ल ने कहा था, बिल्कुल नहीं। ठीक है, वीर काल तो विश्व प्रसाद ने कहा था, और वीर गाथा काल किसने कहा था? रामचंद्र शुक्ल ने। आधार काल मोहन अवस्थी ने कहा था, आधार काल अवस्थी ने कहा अस्थायी होने के लिए। प्रारंभिक काल पहले बता दिया हमने कि मिश्र बंधु ने कहा था। तो यहाँ पे असंगत चारण काल है, क्योंकि जस्ट पिछले हमने बताया कि चारण काल किसने कहा था? ग्रियर्सन ने कहा था। ठीक है, तो हमारा आगे चलते हैं। शुक्ल जी को इतिहास पंचांग के रूप में प्राप्त हुआ था। उन्होंने उसे मानवीय शक्ति से अनुप्रमाणित कर इतिहास बना दिया। यह नामवर सिंह का है। ठीक है, किसका है? नामवर सिंह का। उन्होंने कहा कि इतिहास पंचांग के रूप में उनको प्राप्त हुआ था, और उसको उन्होंने क्या कर दिया? मानवीय शक्ति से अनुप्रमाणित कर दिया। तो ये नामवर सिंह का है, डॉक्टर नामवर सिंह का स्टेटमेंट है, कथन है। आगे चलते हैं। असंगत विकल्प का चुनने कह रहा है हिंदी भाषा और साहित्य का इतिहास से चतुर्सेन शास्त्री हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास से सुमन राजे का है, आधा इतिहास सुमन राजे का है। और अ हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर ये पादरी का है, पहले भी बताया गया था, एडिसन का। ठीक है, आगे चलते हैं। हिंदी साहित्य परिचय ये नागेंद्र सिंह का नहीं है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर घ सही हो जाएगा। ठीक है, असंगत विकल्प का चयन कीजिए। तो यहाँ पर हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भागीरथी मिश्र, देखो लगभग सबका नाम आ गया है, दोहरा दिया गया है। छायावाद जो है नंदुलारे वाजपेयी ने नहीं लिखा है, यही सही है, क्योंकि छायावाद किसने लिखा है? नामवर सिंह ने। किसने लिखा है? नामवर सिंह ने लिखा है। ठीक है, और पंजाब प्रांतीय हिंदी साहित्य का इतिहास अलग से चंद्रकांत बाली ने लिख दिया था। हिंदी का प्रथम कवि के संबंध में इतिहासकारों का असंगत मतों में असंगत चयन है। देखो, तो यहाँ शंभू को डॉक्टर राम कुमार वर्मा ने माना है, और ये जो है क्या कहते हैं, ये हमारा जो स्वरमत भी है, तो शंभू को नगेंद्र ने नहीं माना है। ठीक है, ये सही है। आगे सरहपा को राहुल संकीर्तन ने माना है। ठीक है, और चंद बरदाई को रामचंद्र शुक्ल ने माना है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 99, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं है, 101 क्वेश्चन ही करना हमको। ठीक है, बस हो गया। 99 प्रथम कवि के संबंध में असंगत चयन है। देखो, सरहपा अभी जस्ट बताया गया, राहुल संकीर्तन ने इसको कहा था, तो ये तो पहले से हो गया। पुष्प या पुंड को मानने वाले शिव सिंह सेंगर थे। शालिभद्र सूरी को मानने वाले गणपति चंद्र गुप्त थे। अब्दुल रहमान को मानने वाले हजारी प्रसाद द्विवेदी थे। हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प चुने। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने भक्तिमाल को क्या किया है? पहला माना। ठीक है, भक्ति काल से ही शुरू किया। ठीक है, हिंदी साहित्य के आरंभ के विषय में संगत विकल्प चुनिए। आगे कह रहा है रामकुमार वर्मा भक्तिकाल से नहीं है, कोई भी भक्तिकाल रीतिकाल से नहीं, सभी शुरू से हैं, केवल यही जो है भक्तिकाल शुरू हो गया। ठीक है, आगे चलो। हिंदी साहित्य का आरंभ के विषय में संगत विकल्प का चयन कीजिए। तो राम कुमार वर्मा आदिकाल, ये भी ठीक है। आरंभ उन्होंने आदिकाल से माना था। रामचंद्र शुक्ल ने भक्तिकाल से नहीं, इन्होंने भी आदिकाल से माना है। राहुल संकीर्तन ने भी नहीं। ये सब क्या है? हमारा असंगत विकल्प है, तो यहाँ संगत विकल्प यही होगा। ठीक है, इसी के साथ क्लास हमारी क्या हो गई? समाप्त हो गई 101 क्वेश्चन की। ध्यान दोगे। अगर इसमें कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, और कोई समस्या हो तो कमेंट और लाइक ज़रूर करो वीडियो को, और भी हम इसमें ऐसे खंड वाइज लाते रहेंगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक भी करें, और इसको शेयर भी करें, ताकि जितने ज़्यादा व्यूज बढ़ते जाएंगे तो हम इस पर और भी वीडियोज़ लाएंगे, और पूरा हिंदी खंड का एक एक ग्रामर पोर्शन सभी के ऐसे खंड वाइज लाएंगे। ठीक है, 100 क्वेश्चन, 50 क्वेश्चन ऐसे एक बार लाएंगे, और फटाफट ख़त्म करके हम लोग नेक्स्ट सेशन कर सकते हैं, प्रैक्टिस बढ़िया कर सकते हैं। एक एक टाइप कोई भी टॉपिक इसमें छूटेगा नहीं। ठीक है।